हेलो स्टूडेंट। तो जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो कुछ बेसिक चीजें हैं जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। तो आज वो चीजें डिस्कस करेंगे। तो एज यू नो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ और फिजिक्स में जब आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, साथ में आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सम ऑफ द केसेस में होता क्या है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट तो ठीक है, अच्छा है, बट उसने कैलकुलेशन में बहुत सारी मिस्टेक कर रखी है। उसकी वजह से जो उसका स्कोर है वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता जितना वो स्कोर कर सकता है। तो उन चीजों पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इन केस ऑफ फिजिक्स या कि मैथ्स में। तो मैथ्स में अगर बात करूं तो मैं अगर 10th क्लास तक की मैथ बात करूं तो 10th क्लास की मैथ जो है बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले याद है और आपको कैलकुलेशन अच्छी है आपकी तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सेम अगर यहाँ पे फिजिक्स की बात की जाए तो 10th तक फिर फिजिक्स भी इतनी ऐसे नहीं है कि आपको एक बहुत बड़े विजुअलाइजेशन करना है, बहुत कंसेप्चुअल रहना है। यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और कुछ छोटे फॉर्मूले हैं। अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग है आपको देन यू कैन इजिली सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ फिजिक्स। ओके, तो इसके लिए करें क्या, सबसे बड़ी चीज है कि ठीक है भाई हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बट क्या करें कि हमारी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है तो बच्चों को जो टेबल है वो टेबल याद ही नहीं रहती, वो टेबल याद नहीं रहती। तो एटलीस्ट आपको 1 से लेके 20 तक टेबल याद रखने हैं। फिर उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर एटलीस्ट आपको 20 तक याद होने चाहिए। 1 से लेके 20 तक के सारे नंबर्स के जो स्क्वायर हैं वो याद होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्यूब याद होने चाहिए एटलीस्ट 1 से लेके 10 तक। तो इनमें आपकी अच्छी एक कमांड होनी चाहिए। फिर आपको एलसीएम आना चाहिए, ठीक है, एलसीएम आना चाहिए जल्दी, आपको एलसीएम हिट हो जाना चाहिए। जैसे एलसीएम है ना, तो एलसीएम जैसे आपने 15 और 20 का एलसीएम निकालना है तो आपको अलग से कुछ करना ना पड़े। 15 और 20 का जो एलसीएम है दैट इज 60। ये आपको बहुत जल्दी हिट होना चाहिए आपके दिमाग में। तो एलसीएम में आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। छोटे छोटे नंबर्स के एलसीएम आपको देख के समझ में आ जाने चाहिए। देन आफ्टर आपको फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में जो प्लस होता है, माइनस होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, ये आपको बहुत ढंग से आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में जो बोर्ड मास का रूल है, सिंप्लीफिकेशन में जो बोर्ड मास होता है उसकी बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, देन मल्टीप्लाई, देन प्लस माइनस। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर आप कोशिश करें कि आपका मल्टीप्लीकेशन बहुत तेजी से हो, मल्टीप्लीकेशन आपका जल्दी होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करना हुआ तो जैसे आपको किसी भी, जैसे 25 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 25 का सिंपली टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ कॉमन टेबल है वो आपको याद होने चाहिए। फिर ऐसे जैसे सिंपल सी चीज, जैसे 36 है इंटू 20 है तो 36 को डबल कर दो तो ये कितना आ जाए 72, और यहाँ पे 0 ऐड कर दो तो ये 720। तो ये आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये आपको डायरेक्ट हिट करना चाहिए। फिर अगर फर्दर बात करें तो आपको एक्सपोनेंट एंड पावर, मैथ का एक्सपोनेंट एंड पावर जो चैप्टर है ना वो फिजिक्स में बहुत काम आता है। तो ये चैप्टर आप चाहे तो क्लास 8 की मैथ से पढ़ ले बहुत अच्छे से, या कि क्लास 9 की मैथ से पढ़ ले, ठीक है। 7th या 8th में जो एक्सपोनेंट एंड पावर है ना उसकी बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे आप चीजों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ाता हूँ बच्चों को और उसमें F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर में जो वैल्यूज पुट करके जब बच्चे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। जैसे 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 इसको लिखना है, फिर यहाँ पे 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 आ गया, डिवाइड बाई 5 इंटू 10 टू दी पावर 7 आ गया। तो ये जो 10 की पावर्स आपको हर जगह दिख रही है ना,
इसका जो कैलकुलेशन है वो एक्सपोनेंट एंड पावर से होता है, तो इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जैसे x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, दैट इज x टू द पावर m प्लस n। यानी कि अगर बेस क्या हो, सेम हो और ये मल्टीप्लाई में हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। एज अ सेम वे अगर बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, यहीं पे x टू दी पावर m और होल टू दी पावर n है, तो क्या हो जाएगा x टू दी पावर m इंटू n। तो ये बेसिक चीज है, क्लास 7th और 8th की मैथ्स में आपको मिल जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लें, क्योंकि ये आपको फिजिक्स में बहुत काम आता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिसके थ्रू अपनी मैथ को आप इंप्रूव कर सकते हैं, और मैथ्स के कैलकुलेशन को इंप्रूव करते ही आपके फिजिक्स के स्कोर में भी आपको इंक्रीमेंट नजर आएगा। आपको वो दिखेगा कि 5 से 10 नंबर आपका क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो ये बेसिक फंडे हैं जिसको आप यूज करके सिंपली आप चीजों को बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हर चीज का एक ही सोल्यूशन है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को बार बार प्रैक्टिस करने से ना चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो रेगुलर बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने कोई भी क्वेश्चन देखा, अब उसको देखा कि ये तो मेरे से बन जाना चाहिए, बन जाएगा, बट वो आपने सोचा ना, बट एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाता है और आप गलती करके आ जाते हो। तो जब भी आप क्वेश्चन देखें, आपको लगे कि क्वेश्चन बन जाएगा, तो एक बार वहीं पे आप करके देख लो। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे तो जब हमारी नोटबुक में चीजें लिखी होती हैं, उस टाइम पे तो हमसे लगता है कि ये हो जाएगा, बट जैसे ही क्वेश्चन पेपर एग्जाम में दिखता है, हम प्रैक्टिस नहीं करते, तो उस केस में क्या होता है कि कुछ स्टार्टिंग के स्टेप हम लिखते हैं, बीच में लैग कर जाते हैं, फिर आगे सोच नहीं पाते। तो ये बेसिक चीजें हैं जो स्टूडेंट को होती हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि कोई भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करके देखें, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको एक स्पीड भी बूस्टअप होगी, और साथ में आपकी मिस्टेक्स भी एग्जाम में नहीं होगी। तो ये कुछ बेसिक फंडे हैं जो हम अपनी स्टडी में ऐड करके चीजों को बहुत बेहतर कर सकते हैं। और अपना रेगुलर टाइम टेबल होना चाहिए कि हमें ये सब्जेक्ट कब पढ़नी है, और तो यहाँ पे हम बात करेंगे टाइम टेबल। तो आप अपना टाइम टेबल बना लें। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, 9th के हैं, या किसी भी क्लास के हैं, तो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से टाइम टेबल बनाएं, और अपनी जो टफ सब्जेक्ट है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दें। जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, जब आप पढ़ाई करने का बहुत मन होता है, उस टाइम पे उन सब्जेक्ट की पढ़ाई करें जो आपको टफ लगती है। ठीक है, क्योंकि जो आपको इजी लगता है वो तो किसी भी टाइम पे आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पढ़ाई करने का जब सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो, उस टाइम पे आपको टफ सब्जेक्ट लेनी है, जिस सब्जेक्ट में आपको डिफिकल्टी फील करते हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीजें क्या होती जाएंगी, आसान होती जाएंगी। तो टाइम टेबल के हिसाब से स्टडी कीजिए, प्रॉपर रिवीजन कीजिए, और हर एक एग्जाम को, आपका एग्जाम चाहे आप एकेडमी में है या कि किसी स्कूल में है, तो हर एक एग्जाम को बहुत सीरियसली फॉलो करना है। प्रिपरेशन के साथ एग्जाम दीजिए, ऐसे ही रैंडम मत चले जाइए। कोई भी एग्जाम हो रहा है, आप जाके बैठ गए और एग्जाम देने लगे। एग्जाम के सिलेबस को समझिए, उससे पहले प्रैक्टिस कीजिए, और फिर बहुत ही अटेंटिव नेचर से अपना एग्जाम दीजिए। उससे आपका क्या होगा, अपने आप को वैल्यूफाई कर सकते हैं, अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि हमें क्या आता है, कितना स्कोर कर रहे हैं हम, और कहाँ पे ऐसी चीजें हैं जो हम लैग कर रहे हैं। तो इन चीजों को हमें बहुत बारीकी से समझना होगा, क्योंकि आज का जो टाइम है वो पूरा का पूरा कंपटीशन का टाइम है, पूरा स्किल ओरिएंटेड टाइम है। तो अगर आप अपने अंदर स्किल डेवलप नहीं करेंगे, आज से स्किल डेवलप नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम पे बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आपको स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है, जिस किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं। बट इनिशियल लेवल पे अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर एजुकेशन में हैं, अगर आप स्कूल में हैं या एकेडमी में हैं, तो जाहिर सी बात है आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। तो उस एग्जाम के सिलेबस को समझिए और उसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, और साथ में जो लास्ट पॉइंट होता है
कि आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको मालूम है कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं और हर एक स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, बट स्कोर करने के लिए उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जब आप एफर्ट लगाएंगे तो वो जो स्कोर आपने सोच रखा है वहां तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। तो अपने गोल को बहुत क्लियर रखिए। जैसे आप जो सपोज क्लास 10th के स्टूडेंट है और आप एक एवरेज स्टूडेंट है, तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आप अपने आप को सोचिए कि मैं 90% मेरा क्या है, टारगेट है। अब इस 90% को कैसे अचीव करना है, यानी कि इस 90% पे आपका फोकस होना चाहिए। आप जहां पे भी पढ़ाई करते हैं, स्टडी टेबल के सामने आपके लिखा होना चाहिए कि आई विल स्कोर 90% इन क्लास 10th। और ये जब आप चीजें रेगुलर बेसिस पे देखेंगे तो वो आपके दिमाग में हिट करेगी और उसके हिसाब से आप प्लान करेंगे। अदरवाइज आपका गोल भी नहीं होगा, कैसे भी हमें पास हो जाना है, तो फिर ऐसे काम नहीं चलता। तो एक प्रॉपर गोल होना चाहिए और गोल ओरिएंटेड ही क्या करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। तो आप अपना एक गोल बनाएं और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करें। ओके, तो आपको मैंने कुछ चीजें बताई हैं और एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करें। और कब आपको सोना है, कब आपको खाना है, कब आपको पढ़ना है, कब आपको थोड़ा खेलने जाना है, वो सारी चीजें आपके टाइम टेबल में होनी चाहिए। तो ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, और मोबाइल फोन से थोड़ा दूर रहिए क्योंकि आपके पास अभी 2-3 महीने टाइम है एग्जाम के लिए। तो मोबाइल फोन से दूर रहिए क्योंकि अभी कोविड वगैरह ऐसा कुछ है नहीं जिसके लिए आपको मोबाइल फोन चाहिए कि कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आता तो एक काम करें, जब आप पढ़ाई करते हैं तो जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फर्दर अपने टीचर से उसको डिस्कस कीजिए। इंटरनेट में सर्च करने से बेहतर है उसको टीचर से डिस्कस करेंगे तो उसको बहुत सारे तरीके आपको पता चलेंगे, ठीक है। बट उसको आप इंटरनेट में सर्च करने लगेंगे तो इंटरनेट में तो वो ठीक है, आप उसको सर्च कर रहे हैं, वहां सर्च करते करते पता नहीं आप कहाँ इंगेज हो जाएंगे। तो उस मोबाइल का जो एडिक्शन है उससे भी बचना है, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपके अंदर क्लियरिटी आई होगी और आप अच्छा स्कोर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।